नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था में 1991 में आए एक बहुत बड़े मोड़ पर उस पर बात करेंगे। सोर्सेज बताते हैं कि वो एक ऐसा वक्त था जब देश एक बड़े आर्थिक संकट के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था। बिल्कुल। स्थिति वाकई काफी गंभीर थी। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा होती है ना, फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर्स वगैरह, हाँ हाँ। वो इतनी कम रह गई थी कि मुश्किल से अगले 2-3 हफ्तों का जो जरूरी सामान हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे पेट्रोल या और चीजें, अच्छा। बस उतना खरीदने लायक ही पैसा बचा था। आप यूं समझ लीजिए कि देश का वॉलेट लगभग खाली हो गया था। ओह। और देश के अंदर क्या हालात थे? सुनने में आता है कि महंगाई बहुत ज्यादा थी उस टाइम। हाँ, वो भी एक बड़ी समस्या थी। जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट, वो करीब 17% तक पहुंच गया था। 17%? जी, जो आम आदमी के लिए बहुत बहुत मुश्किल पैदा कर रहा था। और ऊपर से सरकार का जो खर्चा था वो उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा हो गया था, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं ना। हाँ, फिस्कल डेफिसिट। वो जीडीपी का लगभग 8.4% हो गया था। 8.4%? ये तो वाकई बहुत बड़ा फिगर है। मतलब सरकार भारी कर्ज ले रही थी अपना खर्च चलाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कर्ज फिर अर्थव्यवस्था पर बोझ डालता है। इसके साथ एक और बात थी। हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज, जी। उनमें से ज्यादातर अच्छा मुनाफा नहीं कमा पा रही थी। तो नतीजा ये हुआ कि बाहर की कोई भी संस्था, जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या कोई दूसरा देश, वो भारत को और उधार देने से हिचक रहा था। अच्छा, मतलब क्रेडिट खत्म हो गया था एक तरह से। कह सकते हैं। तो इसी मुश्किल भरे माहौल में फिर कुछ बड़े कड़े कदम उठाने पड़े होंगे। चलिए थोड़ा ये समझते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों। मतलब क्या कारण थे जिन्होंने भारत को इतने बड़े बदलावों के लिए मजबूर कर दिया? देखिए, ये जो संकट था ना, ये कोई अचानक एक दिन में नहीं आ गया। इसकी जड़ें थीं 1980 के दशक के इकोनॉमिक मैनेजमेंट में। अच्छा। उस दौरान सरकार ने खर्च तो खूब बढ़ाया, जैसे सोशल स्कीम्स पर, डिफेंस पर, लेकिन उस हिसाब से आमदनी बढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली बात। हाँ, कुछ हद तक वैसा ही। टैक्स कलेक्शन उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। और जैसा मैंने पहले कहा, सरकारी कंपनियां भी उम्मीद के मुताबिक प्रॉफिट नहीं दे रही थी। और अगर हम बाहरी फ्रंट पर देखें, मतलब ट्रेड का मामला, तो हम जितना सामान बाहर बेच रहे थे, यानी एक्सपोर्ट कर रहे थे, हाँ। उससे कहीं ज्यादा हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा था, इंपोर्ट करना पड़ रहा था, खासकर तेल, क्रूड ऑयल। ओके। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, विदेशी मुद्रा भंडार, उस पर लगातार प्रेशर बना रहा। इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संकट। मतलब बाहर भेजने और बाहर से मंगाने के बीच पैसों का जो हिसाब है, वो गड़बड़ा गया था। तो ये सारे फैक्टर्स, विदेशी मुद्रा की कमी, बढ़ती महंगाई, सरकार का बढ़ता कर्ज और सरकारी कंपनियों का खराब प्रदर्शन, इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्थिति बना दी कि बड़े सुधारों के बिना अब काम नहीं चल सकता था। बिल्कुल। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था, जैसा कहते हैं ना। इसने भारत को नई आर्थिक नीतियां अपनाने पर मजबूर कर दिया। तो इस गहरे संकट से निकलने के लिए भारत ने फिर दरवाजे खटखटाए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के, और यहीं से शुरू हुई कहानी उन शर्तों और बदलावों की। किनसे मदद ली गई और फिर क्या शर्तें माननी पड़ी हमें? हाँ, बिल्कुल। भारत ने मदद के लिए वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से संपर्क किया, और इन संस्थाओं ने मिलकर करीब $7 बिलियन का एक लोन मंजूर किया। $7 बिलियन? जी, जिससे वो जो तात्कालिक संकट था उसको टाला जा सके। लेकिन जाहिर है ये मदद कुछ शर्तों के साथ ही आई होगी, ऐसे तो नहीं दे दिया होगा लोन? निश्चित रूप से शर्तें थीं। इन संस्थाओं ने लोन देने के बदले भारत से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने और उसमें कुछ बुनियादी फंडामेंटल बदलाव लाने को कहा। अच्छा, जैसे? मुख्य तौर पर 3 बड़ी शर्तें थीं। पहली, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना, मतलब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन? हाँ, यानी जो व्यापार और उद्योगों पर तमाम तरह के सरकारी नियंत्रण थे, जो लाइसेंस राज था, उसको कम करना। अच्छा, यानी प्राइवेट सेक्टर को काम करने की ज्यादा आजादी देना। बिल्कुल सही। दूसरी शर्त थी, कई क्षेत्रों में सरकार की भूमिका कम करके निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। प्राइवेटाइजेशन, ओके। और तीसरी शर्त थी वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को अपनाना। ग्लोबलाइजेशन मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा इंटीग्रेट करना, ज्यादा जोड़ना। जो ट्रेड पर बैन थे, जैसे ऊंचे टैक्स लगते थे इंपोर्ट पर, टैरिफ जिन्हें कहते हैं, या कोटा सिस्टम था, उनको हटाना। तो इन्हीं शर्तों ने एक तरह से नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का खाका तैयार कर दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हम सुनते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन्हीं शर्तों को मानते हुए 1991 में भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसका आधार यही एलपीजी मॉडल था। इन सुधारों का एक बहुत अहम हिस्सा टैक्स सिस्टम में बदलाव भी था। क्या मकसद था इन टैक्स सुधारों का? और ये जीएसटी जिसकी आजकल हम इतनी बात सुनते हैं, वो क्या है? इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, टैक्स सुधार बहुत जरूरी थे उस वक्त। मकसद ये था कि जो टैक्स का सिस्टम है उसको आसान बनाया जाए, टैक्स की चोरी कम हो और सरकार की कमाई बढ़े।
तो इसमें दो तरह के टैक्स होते हैं मोटे तौर पर। डायरेक्ट टैक्स जो सीधे व्यक्ति की इनकम या कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। जी। इनकी दरें मतलब रेट्स कम की गई। रेट्स कम क्यों की गई? इससे तो सरकार की कमाई घटनी चाहिए ना। नहीं, सोच ये थी कि अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा होते हैं तो लोग टैक्स देने से कतराते हैं या चोरी करने के तरीके ढूंढते हैं। अच्छा। अगर दरें वाजिब होंगी, थोड़ी कम होंगी, तो ज्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की कमाई बढ़ सकती है और लोगों के पास भी खर्च करने या बचाने के लिए ज्यादा पैसा होगा। ओके, ये लॉजिक था। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या हुआ, जो सामान और सेवाओं पर लगते हैं? उनमें भी बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। पहले क्या था कि हर राज्य में अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, कहीं सेल्स टैक्स, कहीं एक्साइज ड्यूटी, कहीं ऑक्ट्रॉय, पता नहीं क्या क्या। हाँ, वो तो था, बड़ा कंफ्यूजिंग था। बिल्कुल। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाना बड़ा झंझट का काम था और चीजों की कीमतें भी अलग अलग हो जाती थी। तो लक्ष्य यह था कि पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बनाया जाए। और यहीं पर फिर जीएसटी की भूमिका आती है। जी हाँ, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हालांकि ये काफी बाद में हुआ, 2016 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया। अच्छा, तो ये भी उसी दिशा में एक कदम था। बिल्कुल। जीएसटी का मूल मंत्र है एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। इससे उम्मीद यही है कि टैक्स का जो जाल था वो खत्म हो, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, व्यापार करना आसान हो और टैक्स चोरी रुके। टैक्स भरने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की कोशिश की गई है इसके जरिए। ठीक है, अब आते हैं सुधारों के पहले पिलर पर, लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। ये शब्द तो हम सुनते रहते हैं, पर 1991 से पहले असल में स्थिति इतनी अलग कैसे थी? क्या सच में इतना कंट्रोल था बिजनेस पर? बिल्कुल था। लिबरलाइजेशन का मतलब ही है नियमों और कानूनों में ढील देना, अर्थव्यवस्था को बंधनों से, कंट्रोल से मुक्त करना। और 1991 से पहले का जो सिस्टम था ना, जिसे मजाक में लोग लाइसेंस परमिट राज भी कहते थे, हाँ, सुना है। वो बहुत जटिल था। मतलब आपको कोई नया कारखाना लगाना है तो लाइसेंस लो, आपको ये तय करना है कि आप कितना माल बनाओगे, उसके लिए परमिशन लो, यहाँ तक कि अगर आपको अपनी फैक्ट्री बंद करनी है तो उसके लिए भी सरकारी इजाजत चाहिए थी। अरे बाप रे, सोचकर ही अजीब लगता है, जैसे मुझे अपनी दुकान में कितनी चॉकलेट रखनी है, इसके लिए भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। हाँ, कुछ वैसा ही माहौल था समझिए। और कई इंडस्ट्रीज तो ऐसी थीं जो सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए रिजर्व थी। प्राइवेट सेक्टर उनमें आ ही नहीं सकता था। कई चीजों की कीमतें भी सरकार तय करती थी। लिबरलाइजेशन ने इन ज्यादातर बंधनों को खत्म कर दिया। तो किन किन एरियाज में ये ढील दी गई थी मुख्य रूप से? देखिए, मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में फोकस था। पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें लाइसेंस की जरूरत लगभग खत्म कर दी गई। बस कुछ बहुत सेंसिटिव उद्योग थे, जैसे शराब, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, खतरनाक केमिकल्स, इनको छोड़कर। ओके। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर। बैंकों और स्टॉक मार्केट को ज्यादा आजादी दी गई। आरबीआई का रोल कंट्रोलर से ज्यादा रेगुलेटर का हो गया। तीसरा, टैक्स रिफॉर्म्स, जिसकी हमने अभी बात की। चौथा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। रुपए का जो एक्सचेंज रेट था उसको धीरे धीरे बाजार आधारित बनाने की तरफ कदम बढ़ाए गए। अच्छा। और पांचवा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, मतलब आयात निर्यात को आसान बनाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियम सरल किए गए। समझ गई। तो ये था लिबरलाइजेशन। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। इसका क्या मतलब है? ये कैसे अलग है लिबरलाइजेशन से? प्राइवेटाइजेशन का सीधा मतलब है सरकारी कंपनियों का मालिकाना हक यानी ओनरशिप, या फिर उनका मैनेजमेंट, या दोनों निजी हाथों में यानी प्राइवेट कंपनियों को सौंप देना। अच्छा, तो सरकार अपनी कंपनी बेच देती है। हाँ, ये एक तरीका है। या तो सरकार अपनी हिस्सेदारी, अपनी इक्विटी कम कर लेती है, या पूरी तरह बेच देती है और मैनेजमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, या फिर सरकार कंपनी को ही सीधे बेच देती है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या है? जब सरकार किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा पब्लिक को या किसी प्राइवेट कंपनी को बेचती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें मैनेजमेंट भी ट्रांसफर हो। अच्छा, तो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में ये फर्क है। लेकिन ये किया क्यों गया? क्या जरूरत थी सरकारी कंपनियों को बेचने की? इसके पीछे सरकार का तर्क ये था कि इससे सरकारी कंपनियों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, वो ज्यादा एफिशिएंट बनेंगी, मॉडर्नाइज होंगी, और प्राइवेट सेक्टर की जो पूंजी है, जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, उनका फायदा मिलेगा। साथ ही जो कंपनियां लगातार घाटे में चल रही थीं और जिनके सुधरने की उम्मीद कम थी, उन्हें बेचने का फैसला भी किया गया ताकि सरकार पर उनका बोझ कम हो। लेकिन इस पर तो काफी विवाद भी हुआ था कि कंपनियों को सस्ते में बेच दिया गया। बिल्कुल, आलोचनाएं हुई हैं। आलोचकों का तर्क रहा है कि कई बार कंपनियों का वैल्यूएशन ठीक से नहीं किया गया और उन्हें अंडर वैल्यू करके बेचा गया, और जो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से आया उसका इस्तेमाल सरकार ने अपने घाटे को पूरा करने में किया, न कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने या सोशल सेक्टर में। ये पहलू भी है। लेकिन सारी सरकारी कंपनियों के साथ ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ को तो बल्कि और मजबूत बनाया गया। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। जो सरकारी कंपनियां अच्छा काम कर रही थीं या देश के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थीं, उन्हें बेचने के बजाय ज्यादा आजादी दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। अच्छा, कैसे? उन्हें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया गया।
जैसे इंडियन ऑयल, सेल, एनटीपीसी, ये सब महारत्न हैं। HAL, MTNL नवरत्न हैं। BSNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनी रत्न कैटेगरी में आती हैं। ओके। इनको अपने कामकाज, इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर वगैरह के फैसले लेने में ज्यादा आजादी मिली ताकि वो ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट कर सकें। ठीक है, तो ये था सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में देने या उन्हें ज्यादा स्वायत्ता देने का पहलू। लेकिन सुधार सिर्फ देश के अंदर ही नहीं हुए, भारत ने दुनिया के लिए भी अपने दरवाजे खोले और यहीं पर बात आती है ग्लोबलाइजेशन की। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ये तीसरा बड़ा स्तंभ था LPG रिफॉर्म्स का। इसका मतलब है अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ इंटीग्रेट करना, मतलब ज्यादा गहराई से जोड़ना। अच्छा। एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ना जहां देशों के बीच सामान का, सेवाओं का, पैसे का, टेक्नोलॉजी का और यहां तक कि लोगों का आना जाना आसान हो जाए। आप सोचिए, एक तरह की बॉर्डरलेस दुनिया बनाने की कोशिश। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए? कई कदम उठाए गए। जैसे विदेशी कंपनियों को भारत में आकर फैक्ट्री लगाने, बिजनेस करने की ज्यादा छूट दी गई। इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI कहते हैं। हाँ, FDI। कई सेक्टर्स में FDI की लिमिट बढ़ाई गई। पहले शायद ये 40% थी, उसे बढ़ाकर 51% या कई मामलों में 100% तक कर दिया गया। ओके। जो इंपोर्ट पर भारी टैक्स लगते थे, टैरिफ, उनको काफी कम किया गया ताकि बाहर का सस्ता और अच्छा सामान भी भारत आ सके और यहाँ की कंपनियों में कंपटीशन बढ़े। और एक कोटा सिस्टम होता था कि आप किसी चीज का कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती थी। वो लिमिट्स भी ज्यादातर हटा दी गई। रुपए को भी धीरे धीरे विदेशी करेंसी में बदलने के नियम आसान किए गए, जिसे कन्वर्टेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, इसी ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा एक और बड़ा ट्रेंड हमने देखा है, आउटसोर्सिंग का। भारत इसका इतना बड़ा हब कैसे बन गया? हाँ, आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन का ही एक बहुत बड़ा नतीजा है। इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी, मान लीजिए अमेरिका या यूरोप की, अपने कुछ काम जैसे कॉल सेंटर चलाना या अकाउंटिंग का काम या डेटा एंट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ तक कि फिल्म एडिटिंग वगैरह, हाँ। वो खुद करने के बजाय किसी दूसरी कंपनी से करवाती है। और वो दूसरी कंपनी अक्सर किसी दूसरे देश में होती है। और वो दूसरा देश अक्सर भारत होता है। बिल्कुल। भारत आउटसोर्सिंग के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन गया। क्यों? ऐसा क्या था भारत में? इसकी सबसे बड़ी वजह रही यहाँ पर कम कीमत पर, मतलब लो वेजेस पर, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले, पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों का बड़ी संख्या में मिलना। अच्छा, मैन पावर। जी, स्किल्ड मैन पावर। साथ ही हमारे टाइम जोन का भी फायदा मिला। और फिर इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो क्रांति हुई, उसने इसे बहुत आसान बना दिया। आज अमेरिका में बैठी कंपनी अपना सारा कस्टमर केयर या बैक ऑफिस का काम भारत में बैठे लोगों से आसानी से करवा सकती है। इसने हमारे सर्विस सेक्टर में, खासकर IT और BPO सेक्टर में बहुत रोजगार पैदा किए। ये तो है। तो हमने समझा कि संकट क्या था, क्यों आया, और फिर उससे निपटने के लिए LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या बड़े बदलाव किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल, इन लगभग 3 दशकों के सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल असर कैसा रहा? क्या ये पूरी तरह कामयाब रहे? देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा बदलाव होता है ना, उसके फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान या चुनौतियां भी होती हैं। अगर हम पहले अचीवमेंट्स की बात करें, उपलब्धियों की, तो निश्चित रूप से कई बहुत सकारात्मक चीजें हुई। जैसे कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर क्या असर पड़ा? सबसे बड़ा और शायद सबसे पॉजिटिव असर तो GDP ग्रोथ रेट पर ही दिखा। 1991 से पहले हमारी जो औसत ग्रोथ रेट थी, वो करीब 5.6% के आसपास रहती थी। हाँ। सुधारों के बाद के सालों में ये बढ़कर औसतन 6.4% हुई। हाँ। और बीच में तो कुछ साल ऐसे भी आए जब हम 8% से भी तेज रफ्तार से बढ़े। हाँ। जिसे इंडिया शाइनिंग का दौर भी कहा गया था। हाँ, वो एक फेज था। और वो विदेशी मुद्रा भंडार का क्या हुआ, जो खत्म होने वाला था? वो एक बहुत बड़ी कामयाबी रही, जो 1991 में लगभग खत्म हो गया था। सिर्फ $6 बिलियन के करीब बचा था। वो बढ़ते बढ़ते $400 बिलियन के भी पार चला गया बीच में। अरे वाह! इससे क्या हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों जैसे तेल के दाम बढ़ने या ग्लोबल मंदी को सहने में ज्यादा सक्षम हो गई। और विदेशी निवेश का क्या? वो भी खूब आया होगा। जबरदस्त। FDI और FII दोनों तरह का विदेशी निवेश कई गुना बढ़ा। जो 1990-91 में महज $100 मिलियन के आसपास था, वो बढ़कर सालाना $30-40 बिलियन या उससे भी ज्यादा के स्तर तक पहुंच गया। ओके। महंगाई पर भी काबू पाया गया। जो 17% थी, वो धीरे धीरे घटकर 5-6% या उसके आसपास के दायरे में आ गई। सरकार का घाटा, फिस्कल डेफिसिट, वो भी नियंत्रण में आया। एक्सपोर्ट्स भी बढ़े, खासकर कुछ सेक्टर्स में जैसे IT सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल। इनमें भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। ये तो सब अच्छी बातें हुई, काफी पॉजिटिव तस्वीर लग रही है, लेकिन यकीनन कुछ चिंताएं या आलोचनाएं भी होंगी। अक्सर सुनने में आता है कि इन सुधारों का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा, खासकर किसानों तक। हाँ, ये एक बहुत बड़ी और शायद सबसे गंभीर आलोचना है इन सुधारों की। कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो सुधारों के दौर में कहीं पिछड़ गया। उसकी ग्रोथ रेट काफी धीमी रही बाकी सेक्टरों के मुकाबले। ऐसा क्यों हुआ?
माना जाता है कि कृषि में जो सरकारी निवेश होना चाहिए था, खासकर सिंचाई, बिजली, सड़कें, स्टोरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं पर, वो कम हुआ। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी घटाई गई, जिससे किसानों की लागत बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपनी उपज का सही दाम मिलना मुश्किल रहा, और विदेशी सस्ता अनाज या खाने के तेल का जो इंपोर्ट आसान हुआ, उसने भी घरेलू किसानों के लिए मुश्किलें पैदा की। ये तो गंभीर बात है। और रोजगार का क्या? क्या जीडीपी बढ़ने के साथ साथ नौकरियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ी? यहीं पर एक और बड़ी चिंता या कहें कि पहेली सामने आती है, जॉबलेस ग्रोथ की। जॉबलेस ग्रोथ? हाँ, मतलब देश की आमदनी तो बढ़ी, जीडीपी तो खूब बढ़ी, लेकिन उस अनुपात में अच्छी क्वालिटी की फॉर्मल सेक्टर की नौकरियां पैदा नहीं हुई। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता था, वो उतना तेज नहीं बढ़ पाया जितनी उम्मीद थी। क्यों? शायद इसकी वजह रही सस्ते इंपोर्टेड माल से मुकाबला, और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जैसे बिजली, सड़कें, बंदरगाह वगैरह। तो हुआ ये कि जीडीपी तो बढ़ी, खासकर सर्विस सेक्टर की वजह से, लेकिन सर्विस सेक्टर उस तरह की जॉब्स नहीं दे सकता जो खेती से निकले लाखों कम पढ़े लिखे लोगों को चाहिए थी। तो एक तरह का गैप बन गया। अच्छा, तो ये जॉबलेस ग्रोथ की समस्या भी सुधारों से जुड़ी है, और निजीकरण पर भी सवाल उठे थे, जैसा आपने पहले बताया था। जी हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया, कंपनियों का वैल्यूएशन, उससे मिले पैसे का सही इस्तेमाल ना होना, इन सब पर सवाल उठते रहे। और आम आदमी के जीवन पर, समाज पर क्या असर पड़ा? क्या अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ी? ये भी एक अहम आलोचना है। कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि सुधारों के बाद इनकम इनइक्वालिटी, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई, वो बढ़ी है। विकास का फायदा कुछ खास शहरों और कुछ खास सेक्टर्स जैसे आईटी, फाइनेंस, रियल एस्टेट में ज्यादा केंद्रित रहा। बाकी इलाके और सेक्टर पीछे रह गए। सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च उस रफ्तार से नहीं बढ़ा जितनी जरूरत थी, खासकर जब आबादी बढ़ रही थी। और एक और सामाजिक बदलाव देखने को मिला, उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म का बढ़ना। ब्रांडेड चीजों, गाड़ियों, गैजेट्स पर खर्च, दिखावा, ये सब काफी बढ़ा। तो कुल मिलाकर एक मिलीजुली तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था को संकट से तो निकाला गया, ग्रोथ भी बढ़ी, हम दुनिया से भी जुड़े, लेकिन खेती, रोजगार, बराबरी जैसे मुद्दों पर चुनौतियां बनी रहीं या शायद बढ़ गईं। बिल्कुल सही कहा आपने। सुधार जरूरी थे, शायद उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन उनके डिजाइन और उनको लागू करने के तरीके पर और उनके असर पर बहस की गुंजाइश हमेशा रहेगी। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट मामला नहीं है। इन सुधारों और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हुए एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। ये क्या है और इसका क्या रोल है इन सब में? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में बना था। ये असल में 1948 में बने गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, का ही एक नया और ज्यादा मजबूत रूप है। गैट का उत्तराधिकारी? हाँ, कह सकते हैं। गैट तो कुछ ही देशों से शुरू हुआ था और मुख्य रूप से सामान के ट्रेड को देखता था। WTO का दायरा बहुत बड़ा है। इसके आज 164 सदस्य देश हैं, दुनिया के लगभग सारे बड़े देश। और ये सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि सेवाओं का व्यापार, सर्विस ट्रेड और बौद्धिक संपदा अधिकारों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मुद्दों को भी देखता है। अच्छा, तो इसका मुख्य काम क्या है? WTO का मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और ये देखना कि सभी सदस्य देश उन नियमों का पालन करें। कोशिश ये रहती है कि देशों के बीच व्यापार ज्यादा से ज्यादा खुले तौर पर हो, बिना किसी भेदभाव के और अनुमान के मुताबिक हो सके, मतलब प्रिडिक्टेबल हो। ये देशों को बातचीत के जरिए व्यापार में आने वाली रुकावटों जैसे इंपोर्ट टैक्स यानी टैरिफ या कोटा को कम करने के लिए एक मंच देता है। और अगर देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो, जैसे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की बातें सुनते हैं हम, तो WTO उस झगड़े को सुलझाने के लिए भी एक व्यवस्था प्रदान करता है। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। हालांकि उसकी अपनी सीमाएं हैं, पर एक फोरम तो है। भारत WTO का एक संस्थापक सदस्य रहा है और हमेशा से एक्टिव रहा है, खासकर विकासशील देशों के हितों की आवाज उठाने में। लेकिन WTO की भी आलोचना होती है। कई बार लगता है कि ये अमीर देशों के पक्ष में ज्यादा काम करता है। हाँ, ये आलोचना बिल्कुल होती है। अक्सर ये आरोप लगता है कि WTO के नियम और बातचीत का एजेंडा विकसित देशों द्वारा तय किया जाता है। विकासशील देशों पर अपने बाजार खोलने का दबाव ज्यादा होता है, जबकि उन्हें विकसित देशों के बाजारों में, खासकर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल में, उतनी आसानी से पहुंच नहीं मिल पाती। कृषि सब्सिडी जैसे मुद्दों पर अमीर और गरीब देशों के बीच गहरे मतभेद रहे हैं WTO में। ये मुद्दे तो हैं। तो ये था 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए बड़े बदलावों और उनसे जुड़े कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स का एक तरह से क्विक रिकैप। हमने संकट के कारणों से लेकर LPG सुधारों और उनके मिले जुले नतीजों तक की बात की। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक मजबूरी में शुरू हुए सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा काफी हद तक बदल दिया। इसने हमें दुनिया से जोड़ा, ग्रोथ की रफ्तार दी, विदेशी मुद्रा का संकट दूर किया। लेकिन साथ ही कुछ पुरानी समस्याएं शायद वैसी ही बनी रहीं और कुछ नई चुनौतियां भी पैदा हुई।
और इन पर आज भी बहस जारी है। बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है, जिसके प्रभाव हम आज भी महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए श्रोता एक बहुत ही मौलिक सवाल उठाते हैं आखिर में, क्या ये जो बाजार पर आधारित ग्लोबलाइजेशन है, इसने वाकई में दुनिया के देशों और लोगों के बीच आर्थिक फासले को कम किया है या असल में इसे बढ़ाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचते रहना होगा।